ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं अब इसके बाद। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन जो इतने गतिमान है, तो आपको पता है कि सर डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है H/mv। H/mv H कितना हो जाएगा देखो, 6.6 × 10⁻³ बटे मास कितना हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो होता है 9 × 10⁻31 और इसका चाल कितना बोला है 2 × 10⁻6 और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3.33, तो ऊपर आ गया 3.3, 3.3 को 33 लिख देता हूँ, 10⁻35 लिख देते हैं। ठीक है, और 9 गुणित 10⁻31 और धन 6, 31 और धन 6 तो ये हो जाएगा 30, 30 में 5 गया 25, 10⁻25, तो 10⁻25 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया क्या? देखो ना इतना आसान हो गया भाई। अब पहले 10 वाले को ऊपर ले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, 10⁻10 मीटर, 10⁻10 और ये मीटर में आएगा। और 9 से कितनी बार में जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 3 बार में तो जाएगा ही, 6 बच जाएगा, 0 7 8 56, 9 7 9 63, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, 9 तिया 27, 6 बच जाएगा, 6 बचेगा, 0 6 9 54, 6 बार में जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.6 × 10⁻10 मीटर। यही आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन भाई, इतना ही ईजी है। बस आपको थोड़ा यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। कभी भी 10⁻10 मीटर लिखा है, इसका मतलब क्या है, 10⁻10 मीटर का मतलब होता है उसको हटा के हम सीधा एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, तो 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर जो यूनिट आता है ना वो बहुत छोटा आता है, क्योंकि ये जो तरंग दैर्ध्य होता है कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, छोटे छोटे तरंग दैर्ध्य होते हैं, हमको तो दिखते भी नहीं है नेकेड आई से। तो ये जो तरंग दैर्ध्य होता है ये हमेशा इतना ही होता है, एंगस्ट्रॉम में होगा या तो नैनोमीटर में होगा, 3.6 ऐसा कुछ ही होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? आप लोगों ने समझा इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? तो इस चैप्टर में हम लोगों को कण का तरंग व्यवहार पढ़ना है। तो कण का जो तरंग होगा उसका तरंग दैर्ध्य होगा, तो उसके बारे में डी ब्रोगली ने बहुत सारा फॉर्मूला बताया, उसमें से जो फॉर्मूला हमको फिट बैठेगा हम वहाँ पर लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं ना, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखो लैम्डा इक्वल्स टू, आपको पता है कि सर H/ अभी मैंने बताया था √2mQV होता है, हाँ कि ना, √2qmv होता है। क्यों ना सर, हमको तो H का वैल्यू पता है, 2 का वैल्यू भी पता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो हमको उसका आवेश भी पता है, आवेश भी पता है 1.6 × 10⁻20 कूलम होता है। ये सब वैल्यू पहले से रख देते हैं, सिर्फ हमको यहाँ पर जो नहीं पता है वो क्या है, V है, वोल्टेज है, हाँ कि ना। तो लैम्डा बराबर हम अगर इसका एक फॉर्मूला बनाना चाहे इलेक्ट्रॉन का, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ सर, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिख सकते हैं। देखो ये सबको मैंने सॉल्व करके पहले से बना लिया, 12.27 √V, और V क्या है यहाँ पर, विभवांतर, ये किस में होता है, वोल्ट में। विभवांतर किस में होता है भाई, वोल्ट में। तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, इसका आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये पहला है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के बाद हमारा क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए क्या लगा सकते हैं, देखो तो प्रोटॉन का हमको आवेश पता है, इतना ही होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान अलग होता है। तो इसका जो प्रोटॉन का शॉर्टकट बनता है वो अलग आता है, वो होता है 0.286 √V, ये प्रोटॉन का है, एंगस्ट्रॉम में आएगा। प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन भी आता है, न्यूट्रॉन भी आता है, लेकिन न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, तो न्यूट्रॉन के लिए ये वाला फॉर्मूला कारगर नहीं है। आपको जो मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ वो तो याद रखना ही है भाई, इतना इंपॉर्टेंट है। कई बार नीट में सीधा फॉर्मूला ही पूछा है, जेईई में कई बार इसे सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। इतना आसान है, इतना लंबा फॉर्मूला लगाऊंगा, मास रखूंगा, चार्ज रखूंगा, वी रखूंगा, उससे अच्छा मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला रख देता हूँ। इसमें इससे वी का वैल्यू रखना है, क्योंकि वी का वैल्यू चेंज होगा, बाकी सब वैल्यू तो हमेशा क्या होता है भाई, फिक्स होता है। पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का तो मैंने बोला नहीं करना है। न्यूट्रॉन के बाद क्या आता है, ड्यूट्रॉन, डी लिख दिया मतलब ड्यूट्रॉन है, समझना। चलो पूरा लिख देता हूँ, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो जितना इसका होता है मास ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही होता है इस, लेकिन मास अलग होता है। तो इसका जो ड्यूट्रॉन का जो लैम्डा डी है वो अलग आएगा, इसका आता है 0.202 √V। ये होता है 0.202 √V। और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा लैम्डा अल्फा पार्टिकल का। किसके लिए, अल्फा के लिए। अल्फा के लिए भी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, अल्फा। जो शॉर्टकट बता रहा हूँ तो याद रखना ही है, रट लेना है। अल्फा का मास क्या होता है, प्रोटॉन का डबल होता है, मतलब 4 गुना होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो 0.101। देखो जिसका मास जितना ज़्यादा होता है उसका V उतना
उसका जो लैम्डा है वो उतना कम आ रहा है। ये चारों शॉर्टकट आपको याद रखना है। इसके अलावा ये एक और शॉर्टकट यहाँ पे लिख लो, अगर मैं इसको भी रूट के अंदर ले लो तो ये 150 डिवाइड बाय v, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। ये पूरा आपको याद रखना है, ये पूरा आपको याद रखना है, इतना तो आपको करना ही है। इतना क्लियर हुआ कि मैं जो शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसके अलावा और शॉर्टकट बताने वाला हूँ। 5 ये मैंने बताया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसके अलावा अब मैं नया बताने वाला हूँ, वो याद रखना। अब देखो फिफ्थ मैं किसके लिए बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने एक लैम्डा बराबर ये वाला फार्मूला भी देखा था, √3m⁻⁴ ठीक है। तो याद रखना, ये जनरली जब आपको नाइट्रोजन बोलेगा, ऑक्सीजन बोलेगा, हाइड्रोजन बोलेगा, जैसे गैसेस की बात करेगा, गैसेस क्यों बोल रहे हैं, गैसों की बात करेगा, जब भी ये गैसों की बात करेगा तो गैसों का आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गैसों में क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से उनका गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। तो उसका लैम्डा भी क्या होता है, बदलता है, बदलेगा। मतलब ये समझ आया कि सर कि जो टेम्परेचर है वो गतिज ऊर्जा, मतलब जो गतिज ऊर्जा है वो टी पे डिपेंड करता है और गतिज ऊर्जा पे लैम्डा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे याद रखो, जब भी गैस की बात करेगा तो हम लोगों को ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन उसमें आपको इसको केजी में रखना पड़ेगा, इसको पर मीटर में रखना पड़ेगा, इसको केल्विन में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको याद रखना है, लैम्डा बराबर होगा 25.6, क्योंकि 3 यहाँ पर फिक्स है, क्या होगा, के भी यहाँ पर फिक्स है, जो फिक्स नहीं है वो मास है और टी है। तो इसको हम लोगों ने एम कर लिया और इसको हम लोगों ने टी कर लिया। जब ये फॉर्मूला बना था तो इसमें सब ऐसा यूनिट में थे, ऐसा यूनिट में मतलब एम किस में था, केजी में, टी किस में था, केल्विन में था। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला है जो गैसों के लिए है, जहाँ गैस बोले ये लगाना है, गैसों के लिए है। तो यहाँ पर जो एम है वो AMU में है, जो ऑक्सीजन का अणु बोल दिया, सॉरी हाँ अणु बोल दिया, ऑक्सीजन का अणु बोल रहे हैं। तो ये कितना होगा, इसका कितना होगा, सिर्फ ऑक्सीजन बोलता तो 16 होता, और ऑक्सीजन का अणु बोल दिया तो 32 हो जाएगा, 32 AMU, ठीक है। और टी किस में है, केल्विन में। ये आपको याद रखना है। ये जो भी मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ, ये शॉर्टकट तो आपको याद रखना ही है, तभी इस चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, इतना ही आपको याद रखना है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन, यदि इलेक्ट्रॉन को 200 नहीं लेते, 2500 वोल्ट से त्वरित करवाते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन को 2500 वोल्ट से त्वरित करवाते हैं तो इसका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। चलो बताइए इसका कैसे बनेगा भाई, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आपको पता है कि सर डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, ये तो ये फॉर्मूला होता है √2m⁻⁴, क्योंकि विभवांतर की बात कर रहे हैं, है कि ना, वोल्ट में है मतलब विभवांतर की बात कर रहे हैं, v दिया हुआ है। लेकिन ये फॉर्मूले में हमको मास को केजी में रखना पड़ेगा, चार्ज रखना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास शॉर्टकट फॉर्मूले से 12.27 डिवाइडेड बाय √v। v का मान कितना बोला है क्वेश्चन ने, तो v का मान बोला है 2500, और ये आंसर किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है, हाँ कि ना। इसके अलावा याद रखना, ये जो मैंने जितना भी शॉर्टकट बताया, इन सब में जो आंसर आएगा लैम्डा का, वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻10 मीटर। ये ध्यान रहेगा क्या। इसके बाद नेक्स्ट मतलब जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें आते हैं। ये देखो, अब 2500 का क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सर 2500 का होता है, 25 का 5 बाहर आ जाएगा और 100 का 10 बाहर आ जाएगा, तो 50। तो ये हो जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाय 50। इसको सॉल्व करोगे तो एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसका आंसर आएगा लगभग 12×24 0.24 एंगस्ट्रॉम। ये आएगा आंसर इसका। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। 2500 से करेंगे तो देखो कितना कम एंगस्ट्रॉम है। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12×24 50×100, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस चैप्टर में 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो सकता है कि उतने क्वेश्चन ना आए, थ्योरी ही ये ज़्यादा है, लेकिन नीट में तो सीधा क्वेश्चन आता है भाई, कई बार आया है सीधा क्वेश्चन, सीधा v का वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। क्या मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ आया कि इतना ही आसान है, यहाँ तक जो मैंने बोला है इतना आपको समझना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके आगे बढ़ते हैं।
अब इसके एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में और क्या है देखो, इस चैप्टर में और क्या है। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू आपने पढ़ा H/mv या H/p। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा बोलता है, ठीक है, P यहाँ पर क्या है, संवेग है, P यहाँ पर क्या है, संवेग है। ठीक है, तो P को बढ़ाने से, संवेग को बढ़ाने से लैम्डा क्या होगा, लैम्डा कम होगा, लैम्डा कम होगा। तो क्वेश्चन ये बोलता है यदि, क्वेश्चन यहाँ पर, अब यहाँ से और कैसा क्वेश्चन बताए, यदि P को 20% से बढ़ा दे तो लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य कितने प्रतिशत से कम होगा, बताओ। ये क्वेश्चन बताओ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इतना सिंपल सी चीज है भाई। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, P को अगर बढ़ाऊंगा तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा। इतना तो समझ आता है ना। तो P को 20% से बढ़ा देते हैं तो लैम्डा का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लो, नोट कर लो। P को, यदि P को 20% से बढ़ा देते हैं, P यहाँ पर क्या है, संवेग है, P यहाँ पर क्या है, संवेग है। इस ये फोटोन वाला नहीं है, फोटोन वाला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फोटोन वाले को इसके साथ मिक्स नहीं करना है। अभी हम लोग डी ब्रोगली के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसने बोला है कि कण तरंग की तरह व्यवहार करता है, कण तरंग की तरह व्यवहार करता है, तरंग दैर्ध्य H/mv होता है, H/p होता है। क्वेश्चन बोल रहा है P को, यदि P को 20% से बढ़ा देते हैं तो तरंग दैर्ध्य कितने प्रतिशत से कम होगा, ये पूछ रहा है। चलो देखते हैं ना। ठीक है, पहले माना लैम्डा 1 था, तब P था, बाद में कितने परसेंट से, माना लैम्डा 2 हो गया है, माना तरंग दैर्ध्य क्या हो गया, लैम्डा 2 हो गया है। क्यों लैम्डा 2 हो गया है, क्योंकि मैंने P को 20% से बढ़ाया है। 20% से बढ़ाने का मतलब होता है जितना पहले है उतना तो रहेगा ही, और उसका 20% और जुड़ गया। जितना पहले है उतना तो रहेगा ही, P पहले था उसमें 20% और जोड़ दो तो उसको बोलते हैं बढ़ाना, 20% से बढ़ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 20/100 मतलब P, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5 P। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/5 P। ठीक है, तो पहले जब लैम्डा 1 था तो P था, अभी लैम्डा 2 हो गया तरंग दैर्ध्य, और अभी संवेग क्या है, 6/5 P है। तो बोला है कि परसेंट निकालना है, प्रतिशत बदलाव निकालना है, कितना प्रतिशत कमी हुआ। पूरे फिजिक्स में समझो, कभी प्रतिशत बदलाव बोले, प्रतिशत कमी बोले, प्रतिशत वृद्धि बोले, कभी भी, तो उसका मतलब क्या होता है, प्रतिशत बदलाव का मतलब क्या होता है, परसेंट चेंज का मतलब क्या होता है, परसेंट चेंज। इसमें क्या हो सकता है, वृद्धि भी हो सकता है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, इसमें क्या हो सकता है, कितने प्रतिशत कमी हुई, ये भी हो सकता है। तो क्या होता है, नया मान कितना है माइनस पुराना मान कितना था अपॉन पुराना मान कितना है, यही होता है, यही हुआ ना भाई, इंटू 100 कर देना। तो ये हमारा क्या निकलता है, परसेंटेज चेंज। पूरे फिजिक्स में कहीं भी कुछ भी का परसेंटेज चेंज, अगर मुझे संवेग का परसेंटेज चेंज बोलता है तो P2 - P1/P1, अगर मुझे वेग का बोलता है तो V2 - V1/V1। किसी भी चीज़ का परसेंटेज मतलब नया मान पुराना मान बटे पुराना मान, ये हमको होता है। तो लैम्डा 2 लैम्डा 1 और लैम्डा 1 का वैल्यू मुझे रखना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखो मुझे यही निकालने बोला है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अभी मैंने लैम्डा 1 निकाला P, और लैम्डा 2 क्या है, लैम्डा 2 के लिए जो संवेग है 6/P है। तो आपको पता है कि सर, इसी को देखना ना, इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अरे यार कैसे जा नहीं रहे, चलो नया पेज से बनाते हैं। तो हम लोग को पता है कि सर लैम्डा बराबर H/P होता है। तो लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 बराबर मैं लिख सकता हूँ P2/P1, क्योंकि तुम लोग को पता है कि सर S तो क्या है, नियत है। तो लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है, P पे। तो लैम्डा 1 का P1 नीचे, लैम्डा 2 का P2 ऊपर। ठीक है, तो तुमको पता चला अभी सर कि इसका मान तो P था, नहीं इसका मान कितना था, P2 का मान क्या था, 6/5 P था, और इसका मान क्या था, P था। P कैंसिल हो गया, तो लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 बराबर क्या आ गया, 6/5। तो इसको हम 6 ले लेते हैं, इसको हम 5 ले लेते हैं। और मैंने तुमको अभी बताया परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, बोला परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, बोला मैंने लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1, हाँ कि ना। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर लैम्डा 2 है 5 ऋण 6 और गुणित 100 भी बोला है ना मैंने, 100, और लैम्डा 1 कितना है, 6 गुणित 100,
तो कितना आ गया 1/6। और ऋण में आने का मतलब होता है, ऋण में आने का मतलब होता है कि हमारा जो लैम्डा है वो कम हो रहा है, पी के बढ़ाने से लैम्डा कम हो रहा है। और 100 का गुना कर देंगे तो हमारा 100 कितना परसेंट आ जाएगा, देखो परसेंट में, ये परसेंट में आता है, आंसर जो होता है वो परसेंट में आता है, परसेंट में आता है। परसेंट में आते हैं, कितना परसेंट आएगा, 6 से भाग देंगे तो 6 से 6 कम 6, लगभग 16.6, 16×6 = 96 होता है, 16.6% आएगा। मतलब अगर मैंने पी को 20% से बढ़ाया तो 16% से हमारा क्या कम हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको क्लियर समझ आया मैं क्या बताना चाहता हूँ? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ से फ्रेम हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट इसी में पढ़ते हैं और क्या है। ठीक है, इसी में क्या, अब इसमें ना दो तरीके के, आप नीट में देखोगे तो दो तरीके के प्रश्न मुख्यतः इस चैप्टर में आते हैं। इस चैप्टर में मुख्यतः दो तरीके के प्रश्न आते हैं। देखो आपका होता है लैम्डा बराबर होता है, देखो लैम्डा बराबर होता है H/mv या H/p। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, लैम्डा को बढ़ा देंगे तो p कितने से कम होगा, जैसा अभी हम लोगों ने किया, ये पहला तरीका। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ऐसा वाला आता है, लैम्डा और 1/h/√2mk से गतिज ऊर्जा में संबंध। तो गतिज ऊर्जा में भी क्या संबंध है, √k का संबंध है। क्या यहाँ तक समझ आया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, देखो यहाँ तक। चलो एक क्वेश्चन यहाँ से भी करते हैं, देखो क्वेश्चन इसका मतलब क्या हो रहा है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दे तो किसी कण के तरंग दैर्ध्य में कितने गुना की वृद्धि या कमी होगी। चलो बताओ, अगर मैंने गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दिया तो तरंग दैर्ध्य कितने गुना से कम होगा या बढ़ेगा। तो पहली बात तो बढ़ेगा या कम होगा। तो तुमको पता है कि सर अगर गतिज ऊर्जा क्या हो गया, अगर k क्या हो गया, बढ़ गया, तो हमारा लैम्डा क्या होगा, कम होगा। पहले तो ये समझ गए सर लैम्डा कम होगा। अब कितने गुना से कम होगा, कितने गुना से बढ़ेगा, ये देखते हैं। तो देखो तुम अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो लैम्डा है वो √k है। √k मतलब यहाँ पर क्या लगा दूंगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। इसका मतलब क्या समझ आया सर, अगर मैंने गतिज ऊर्जा को 4 गुना से बढ़ाया तो मेरा लैम्डा 2 गुना से, तो लैम्डा 2 गुने से लैम्डा जो है लैम्डा 2 गुने से कम हो जाएगा। ये यहाँ तक आपको समझ आया क्या? तो दो तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ भाई एकदम अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ और कुछ कुछ ट्रिक भी बताने वाला हूँ। अभी देखो ये तो बहुत आसान था, ये तो बेसिक लेवल का था। मस्त चीज़ बताता हूँ, देखो अब मस्त चीज़ देखो। अब आप लोग यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब इसमें ना परसेंटेज चेंज ही ज़्यादा पूछता है, इसमें पूछता है परसेंटेज चेंज ही ज़्यादा। ठीक है, अब देखो, अब अगर तुमको ना परसेंटेज चेंज 1 से 10% तक का चेंज है और तुम्हारा एक है कि तुम्हारा है 10% से लेके 100% तक का चेंज, इसको बोलते हैं छोटा चेंज। देखो इससे मतलब छोटा चेंज, इसको बोलते हैं बड़ा चेंज। बड़ा चेंज पूरे फिजिक्स में काम आने वाला है ना, बड़ा चेंज। 1 से 10% तक छोटा मोटा चेंज है। तो जब छोटा मोटा चेंज होता है ना तो कैसे करते हैं, देखो जैसे बोल रहा है यदि तरंग दैर्ध्य 0.25% से बदले तो, अगर तरंग दैर्ध्य 0.25% से बदले तो संवेग में, ऐसा मत करो, बदले तो, नीट का क्वेश्चन है ये, देखना ना मैं जो बता रहा हूँ। यदि तरंग दैर्ध्य 0.25% से बदले तो प्रारंभिक संवेग ज्ञात कीजिए। यदि संवेग में परिवर्तन
परिवर्तन P है। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, तरह के 0.25% से बदले तो प्रारंभिक संवेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। संवेग में परिवर्तन P है। मैं ये बताता हूँ, अगर तुम्हारा ये बहुत छोटा है, 1 से 10% है, तो तुम्हारा सूत्र क्या होता है, लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल पी होता है। तुम इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, डेल लैम्डा बाय लैम्डा इक्वल्स टू डेल पी बाय पी। तुम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो। अगर किसकी बात कर रहा हूँ, अगर 1 से 10% तक की बात है, देखो इसी क्वेश्चन को कितना आसान हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा यार। ठीक है, इसी को देखो नेक्स्ट पेज में। तो मैंने बताया है फॉर्मूला डेल पी अपॉन पी अपन डेल पी अपॉन पी, ये बताया है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि संवेग, अब ये जो नीचे लिखते हैं ये इनिशियल है, प्रारंभिक है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है इसमें जो परिवर्तन है 0.25% है, 0.25%। और डेल पी संवेग में परिवर्तन को क्या लेने बोला है उसने, पी, तो इसको पी ले लेते हैं। और पी प्रारंभिक का मान निकालने बोला है। अब ये प्रतिशत को हम प्रतिशत, अगर इधर प्रतिशत होता तभी लिख सकते हैं, प्रतिशत को हटाना पड़ेगा, तो प्रतिशत को जब भी हटाते हैं बटे में क्या लग जाता है 100, और यहाँ पर पी बटे पी प्रारंभिक हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 25 बटा एक बार और 100 हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा, और p बटा p प्रारंभिक हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 25 से कम 25, 25 चौक, तो ये 400 हो जाएगा। 400 को इधर भेज दो और p नॉट को इधर भेज दो, तो यहाँ पर अगर तुम सॉल्व करोगे तो p प्रारंभिक का मान आ जाएगा 400p। यही है तुम्हारे नीट का एक क्वेश्चन। इतना आसान है भाई, यहाँ तक समझ आया। मैंने क्या बताया, अगर तुम्हारा 1 से 10% तक का परसेंटेज है, तुम ये लिख सकते हो। ये तो है तुम्हारा किसके बीच का संबंध, तरंग दैर्ध्य और संवेग के बीच का। अगर इसी में आ गया तुम्हारा तरंग दैर्ध्य और गतिज ऊर्जा के बीच का संबंध, तरंग दैर्ध्य और गतिज ऊर्जा के बीच का संबंध, तो फिर कैसे करना है देखो। ठीक है, इसी में देखो, यदि लैम्डा बराबर 1/√k, ये किसके बीच का है, गतिज ऊर्जा के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पर डेल लैम्डा बाय लैम्डा और यहाँ पर आ जाएगा 2 डेल के बाय के। ठीक है, ये आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ध्यान समझ आ रहा है, यहाँ तक नोट करो। इसको पैक कर लो, इसको ऐसे मत करना, थोड़ा सा एरर हो गया भाई, इसको ध्यान देना। इसका होगा देखो, लैम्डा 1/√k। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा 1/k⁴1/2। ठीक है, जब भी 1 से 10% का बात होता है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने इसको शॉर्टकट में लिखा, तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, तो ये होता है लैम्डा डेल लैम्डा बटे लैम्डा, और इसका पावर क्या है 1/2, तो पावर क्या आ जाएगा 1/2 डेल के बाय के, ऐसा आएगा। तो ये दो फार्मूला जो मैंने आपको बताया है, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये दोनों सिर्फ किसके वैलिड है, जब परसेंट बहुत छोटा हो, 1 से 10% तक की बात हो, तब हम ये लगा सकते हैं। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन देख लो ना, यहाँ से भी क्वेश्चन देख लो कैसे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन, यदि गतिज ऊर्जा में किसी कण की गतिज ऊर्जा में 5% का बदलाव हो तो उसके तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात करें। अब इसको कैसे करना है, देखिए इसको कैसे करना है, देखो ये भी 1 से 10% के बीच का है, तो इसको क्या लिखते हैं, डेल लैम्डा बाय लैम्डा 1/2 डेल के बाय के। तो ये क्या हो जाएगा, डेल लैम्डा बाय लैम्डा
बराबर 1/2 डेल के बाई के क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना परसेंट बोला है 5%, हमको तो प्रतिशत में ही चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 2.5%। अगर मैं तरंग दैर्घ्य में अगर तरंग दैर्घ्य की गतिज ऊर्जा में अगर किसी कण की गतिज ऊर्जा में 5% बदलता हूँ तो उसका तरंग दैर्घ्य 2.5% से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आएगा, इतना अच्छे से समझना भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ। यही है कि डी ब्रॉगली ने बोला है कि अगर कोई कण गति में है तो वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। मैंने तरंग के बहुत सारे फॉर्मूले बताए तरंग दैर्घ्य के, उसमें से जो फॉर्मूला आपको सही लगता है जिस क्वेश्चन में वो लगा सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हमको शॉर्टकट फॉर्मूला काम आता है, फिर मैंने वो बताया। उसके बाद मैंने बताया कि लैम्डा जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो संवेग पर निर्भर करता है। संवेग को बढ़ाने से तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। वैसे गतिज ऊर्जा को भी बढ़ाने से तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। कितने गुना से कम होता है, क्या कम होता है, वो भी मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि शॉर्टकट क्या है, अगर 1 से 10% के बीच का बात हो तो ये शॉर्टकट होता है। ये शॉर्टकट आपको ध्यान रखना है, नीट में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं और हर चैप्टर में ये शॉर्टकट काम आता है। आप समझेंगे ना तो यूनिट एंड मेजरमेंट का ये शॉर्टकट है, जहाँ पर हम पावर को सामने लाते हैं। वो धीरे धीरे समझ आ जाएगा। फिलहाल यहाँ तक आपको समझ आया क्या, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझो। जिस तरीके से फोटोन के पास ऊर्जा हुआ करता था E=hc/λ, वैसे ही यहाँ पर हर कण के पास भी ऊर्जा है। लेकिन याद रखना वहां पर जो ऊर्जा था उसको हम लोग ई बोलते थे, और उस ई का हम लोगों ने कोई नाम नहीं रखा था। हम लोगों ने ये नहीं बताया था कि ये पोटेंशियल एनर्जी है कि काइनेटिक एनर्जी है, ये हम लोगों ने बताया नहीं था। मतलब उस ई का नाम पोटेंशियल है कि काइनेटिक है, फोटोन में हम लोगों ने नहीं बताया था। जैसे ई बराबर क्या था, hc/λ, किसके लिए था ये, फोटोन के लिए। किसके लिए था, फोटोन के लिए। वैसे ही कण का जो ऊर्जा होता है, तो कण के पास इस चैप्टर में याद रखना, इस पूरे चैप्टर में कण के पास सिर्फ एक ही ऊर्जा है, वो है गतिज ऊर्जा। याद रखना वो कण के पास कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। कण के पास एक ही ऊर्जा है इस चैप्टर में, वो है गतिज ऊर्जा। और वो गतिज ऊर्जा क्या होगा, देखो तो वहां से निकलता है H=√2m के, ये लगाया हम लोगों ने, यहाँ तक समझ आया। तो यहाँ पर जब मैं k का मान निकालूंगा, इस k का मान निकालूंगा, तो k का मान आता है h²/λ² × 2m। ये आया समझ, ये क्या है, गतिज ऊर्जा। कि यहाँ तक आपको समझ आया है क्या, ध्यान से समझना। जैसे फोटोन के पास ऊर्जा हुआ करता था hc/λ, वैसे यहाँ पर कण के पास भी ऊर्जा है कि बराबर h²λ² 2m। कभी भी गलती नहीं करना है, अगर कण की ऊर्जा बोले तो ये नहीं लगाना है भाई, ये सिर्फ फोटोन के लिए है। कण की ऊर्जा क्या होगा, h²λ² 2m। इस चैप्टर के 2 पार्ट पढ़े हैं हम लोगों ने। एक हम लोगों ने तरंग के बारे में पढ़ा था जिसको हम लोग फोटोन बोलते थे, ठीक है। वहां का फॉर्मूला यहाँ पर डी ब्रॉगली में नहीं लगाना है। इतना क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं, यदि फोटोन जो एक्चुअल में क्या है, विकिरण का तरंग दैर्घ्य, जिसको हम लोग λp बोल देते हैं, एवं कण जो क्या है, पदार्थ का तरंग दैर्घ्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, λd बोलते हैं। डी ब्रॉगली का λd, दोनों बराबर हो, दोनों समान हो तो इनके ऊर्जाओं का अनुपात। चलो बताओ, अगर मैंने बोल दिया कि λp और λd बराबर है तो ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो पहली बात मैं बता रहा हूँ, नीट में लास्ट ईयर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। 2025 का क्वेश्चन, 2025 का एक क्वेश्चन तो जितना इजी था इसी से रिलेटेड था। मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं जो बोल रहा हूँ याद रखना। फोटोन अलग चीज़ है, कण अलग चीज़ है, लेकिन दोनों का तरंग दैर्घ्य बोल रहा है कि वैल्यू वाइज बराबर है, दोनों का मान बराबर है, तो ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा देखते हैं। तो ई जो है वो फोटोन का है, ये किसका है, फोटोन। और यहाँ पर जो के है वो किसका है, फॉर कण, ये कण का है। पहले तो मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। इसका आंसर आने वाला है 2c/v, ये आपको याद रखना है। 2c/v ये आपको याद रखना है, 2c/v इसका आंसर आने वाला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको कैसे लाते हैं मैं एक बार प्रूफ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। ये नोट कर लो, ये तो आपको याद रखना है। सितारा चमका दो मेरे भाई, याद रखना है, याद रखो, ये याद रखो। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं देखो।
ठीक है, तो E बटा के, अब मैंने आपको बताया ये क्या होता है, एस सी बाय लैम्डा, हाँ कि ना, ये एस सी बाय लैम्डा होता है। ये किसका है, फोटोन का। और ये के क्या होता है, तो एच स्क्वायर लैम्डा डी का वर्ग अपॉन 2m। यहाँ तक समझ आया। तो अब देखो यहाँ से देखोगे तो एक एक एच, पहले इसको सही से लिखता हूँ, एस सी बाय लैम्डा पी इंटू, इसको अगर लिखूँ तो इसको लिखूँगा तो ये एच स्क्वायर नीचे ही रहेगा और ये वाला टर्म ऊपर चले जाएगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आपको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस ला के बता रहा हूँ, आंसर आपको याद रखना है। अगर दोनों का तरंग दैर्ध्य बराबर है तो दोनों की ऊर्जाओं का अनुपात 2c/v होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा c, और लैम्डा पी और लैम्डा डी बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा डी का वर्ग 2m/h बचेगा। यहाँ तक समझ आया। अब आपको पता है कि सर जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है लैम्डा डी बराबर होता है h/mv, है कि ना, और v अगर प्रकाश की चाल है तो v बराबर c लिख सकता हूँ। तो c बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा डी की जगह यहाँ पे एक ही आएगा ना, एक तो कैंसिल हो गया ना, अब तो एक ही आएगा, एक कैंसिल हो गया तो एक ही बचा है ना, यहाँ पर आ जाएगा h/2m। ठीक है, h और नीचे एक h पहले से था और इसको हटाया हूँ तो h अपन क्या लिखूँगा, m c लिख देता हूँ, m कैंसल, एस सी बाय लैम्डा। नहीं, प्रकाश की चाल से मूव नहीं करवा रहे हैं। अगर कण को प्रकाश की चाल से मूव नहीं करवा रहे हैं तो यहाँ पर मैं v ही लिखूँगा, ये v हो जाएगा, तो यहाँ पर एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2c/v। यहाँ तक समझ आया क्या आप लोगों को। ठीक है, तो ये किसका अनुपात है, फोटोन की ऊर्जा और कण के बीच का अनुपात है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना ही है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट चीज़ बोल रहा हूँ उसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, सीधा याद रखना। अगर दोनों की ऊर्जा, यदि फोटोन, ठीक है, जो क्या है, विकिरण है की ऊर्जा मतलब E एवं कण की ऊर्जा, कण की ऊर्जा मतलब K बराबर हो तो इनके तरंग दैर्ध्य का अनुपात, तरंग ये आया था नीट 25 में, ये आया था तरंग दैर्ध्य का अनुपात। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ऑफ फोटोन अपॉन लैम्डा ऑफ कण, इसका रेशियो क्या होता है 2c/2m/e, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको यहाँ पर दो अनुपात बताया, पहला ऊर्जाओं का अनुपात था, ऊर्जाओं का अनुपात क्या था 2c/v, रट लो 2c/v, ऊपर फोटोन था नीचे पार्टिकल, ऊपर फोटोन याद रखना, ऊपर फोटोन नीचे पार्टिकल 2c/v, और यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या हो गया c√2m/e, लेकिन ऊपर क्या है फोटोन नीचे पार्टिकल, कण नीचे कण है, नीचे कण है, ऊपर फोटोन है, नीचे कण है। याद रखना जो नीट 25 में आया था सेम क्वेश्चन आया था, बस कण को ऊपर बोला सर, फोटोन को नीचे बोला था। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। ये हमने क्या पढ़ रहा है अभी तक, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, डी ब्रॉगली का ही पढ़ रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा कौन आ गया, फोटोन आ गया, कंपेयर कर रहे हैं बस, फोटोन और कण को हम लोगों ने कंपेयर किया है, बस इतना ही किया है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फोटोन और क्या पढ़ा है, कण। कण क्या होता है, हम सब क्या है, कण है भाई, एक्चुअली में पदार्थ है जिसके पास द्रव्यमान है, कण है। और ये फोटोन क्या है, तरंग है, हाँ कि ना। इसका गुण क्या होता है, तो इसके पास क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, आवृत्ति होता है। इसका गुण क्या होता है, इसके पास द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, ये इसका गुण है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य आवृत्ति है मतलब वो तरंग है, फोटोन है, और अगर वो उसके बाद द्रव्यमान है, स्थान घेरता है मतलब वो क्या है, कण है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, ठीक है। अब इसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड, इसमें ऊर्जा क्या होता है, इसका ऊर्जा होता है Sc/λ hν/Pc, ये होता है। इसका ऊर्जा क्या होता है कि h²/λ² 2m होता है। यहाँ तक समझ आया क्या आप लोगों को। ये फोटोन है, वो कण है, ये गुण हम लोगों ने पढ़
तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट देखो, दोनों के ऊर्जाओं का अनुपात क्या होता है? ऊर्जाओं का अनुपात क्या होता है? अगर तरंग दैर्ध्य सेम है तो मैंने क्या बताया 2c/v। और लैम्डा का अनुपात क्या होता है? फोटोन अपॉन कण का क्या होता है? कण का क्या होता है? तो ये होता है c√2m/e। ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या है? लैम्डा सेम है और यहाँ पर क्या है? ऊर्जा सेम है। ये आपको ध्यान रखना है। ये फोटोन है, ये कण है। अभी तक से हम लोगों ने इन दोनों के बारे में पढ़ा है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ठीक है। इसको प्रूफ किसने किया है? इसको प्रूफ किसने किया है भाई? फोटोन को किसने प्रूफ किया है और इसको किसने प्रूफ किया है? ठीक है, तो याद रखना फोटोन को कहाँ पर लिखे, कण को याद रखना। फोटोन को तो मैं बता चुका हूँ, इसको प्रूफ किया है डेविसन और जर्मर ने, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये फोटोन और कण के बारे में यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक, अब हम जिस टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, अभी तक से जो हम लोगों ने पढ़ा है वो बहुत बेसिक है। दो ही इस चैप्टर में 3 भागों में बांटा है, तो 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। हम अब तीसरा भाग पढ़ने वाले। 2 भाग हम लोगों में पढ़ चुका है, एक हम लोगों ने विकिरण पढ़ चुका है, एक हम कण पढ़ चुके हैं। अब तीसरा भाग है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है समझो, सबसे पहले नाम से समझो। वो दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, अब ये तीसरा टॉपिक सोलो अलग से स्टार्ट हो रहा है भाई, इसको उसके साथ मिक्स मत करना। प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो प्रकाश के आने से विद्युत का बनना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो प्रकाश के द्वारा विद्युत के निर्माण को प्रकाश विद्युत प्रभाव, अभी मैं जो बोल रहा हूँ बस ध्यान समझो। प्रकाश द्वारा विद्युत के निर्माण को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? आप लोगों ने देखा होगा जो सोलर सेल होता है या सोलर पैनल होता है, जैसे बाहर देखा हो कई जगह लगा होता है ऐसे सोलर पैनल, वहां से क्या होता है? सनलाइट टकराता है, प्रकाश आता है, उस प्रकाश से हम विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं ना, तो वही तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है। इसको और कैसे बोल सकते हैं? इसको और कैसे बोल सकते हैं? देखो इसको और कैसे बोल सकते हैं? प्रकाश ऊर्जा का किसमें कन्वर्जन? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन, मतलब प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव है। यहां तक समझे कि नहीं समझे? ठीक है, और इसको और कैसे बोल सकते हैं? प्रकाश के द्वारा आवेश, आवेश में कौन सा यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करना ही क्या है? यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव है। देखो जो इलेक्ट्रॉन है, जो आवेश है, आवेश को ही पहले ग्रीक में विद्युत कहा जाता था। ये जो विद्युत वर्ड है एक्चुअल में आवेश के लिए ही है। तो प्रकाश के द्वारा आवेश को उत्पन्न करना ही क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव है। बहुत ही आसान है, अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना भाई। यह है प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या क्या होगा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होगा? सबसे पहले तो एक प्रकाश संवेदी, ये क्या है? प्रकाश संवेदी पदार्थ होगा। मुख्यतः प्रकाश संवेदी पदार्थ जो होते हैं वो धातु होते हैं, तो ये एक धातु होगा, धातु। ठीक है, एक प्रकाश संवेदी पदार्थ होगा, प्रकाश संवेदी पदार्थ। प्रकाश संवेदी पदार्थ पर हम क्या लाएंगे? प्रकाश आ जाएगा ऐसा। प्रकाश, ये कौन है? प्रकाश कहाँ से आ रहा होगा? किसी स्रोत से आ रहा होगा जिसके पास ऊर्जा होगा, तरंग दैर्ध्य होगा, और इसका खुद का क्या होगा? आवृत्ति होगा। इसके टकराने से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रकाश के आने से इलेक्ट्रॉन का, आवेश का बाहर आना ही क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। लेकिन ध्यान रखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव जब हम पढ़ते हैं तो हम केवल सतह के इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, हम अंदर के इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पढ़ते। तो प्रकाश ये है, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश की ऊर्जा के आने से इलेक्ट्रॉन का निकलना, और कौन से पदार्थ में टकराता है, प्रकाश संवेदी पदार्थ में। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक कण है, और प्रकाश क्या है, एक तरंग। तो कण का निकलना, और इस कण, ये जब कण निकलता है तो क्या लेके निकलता है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा। अभी जब मैं बोल रहा हूँ बस समझो, अभी तक से आप लोगों ने पढ़ा कि तरंग अलग है, कण अलग है, तरंग अलग है, कण अलग है, तरंग अलग है, कण अलग है। ठीक है, सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने तरंग के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने फोटोन के बारे में पढ़ा। पहले वीडियो में जो पढ़ा था फोटोन के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने डी ब्रोगली के बारे में बताया, डी ब्रोगली उन्होंने कण को तरंग के जैसा किया। तो अभी तक से ये अलग पढ़ा था और ये अलग पढ़ा था। अभी क्या हो रहा है देखो, तरंग के आने से, तरंग के आने से, प्रकाश के आने से हमने कण को निकाला है। और कौन सा कण है, ये सतह के इलेक्ट्रॉन है, सतह का कण है, तो इसको निकाला है। और इसके, ये जब निकला तो इसके पास भी ऊर्जा है, लेकिन इसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। और जब ये आ रहा था तो इसके पास कौन सी ऊर्जा था, इसके पास प्रकाश का ऊर्जा था, ई था, ई इक्वल टू hc/λ वाला था। तो इसके आने से इसका निकलना, इसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। एकदम ध्यान से समझना। लेकिन हर सतह इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता, या हर सतह, हर प्रकाश पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता। ध्यान समझना, जब धूप होता है तो जरूरी नहीं कि कपड़ा सूखे, जब धूप ज़्यादा होगा तभी कपड़ा सूखेगा। हर धूप में कपड़ा नहीं सूखता ना भाई, हर धूप में कपड़ा कैसे सूख सकता है, अगर धूप कम है तो कपड़ा नहीं सूख पाएगा। या हो सकता है कि सेम धूप है लेकिन एक कपड़ा सूख जाए, एक कपड़ा ना सूखे, मतलब एक कपड़े से जो पानी के अणु थे या पानी के परमाणु थे वो निकल गया, और एक कपड़े से पानी के परमाणु नहीं निकले। अब वो किस पर डिपेंड करता है, एक तो धूप पे भी डिपेंड करता है कि धूप कैसा है। अगर धूप सेम है लेकिन दो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रभाव दिखा रहा है, एक सूख गया एक नहीं सूखा है, मतलब वो वस्तु पे निर्भर करता है। मतलब ये जो आ रहा है प्रकाश की ऊर्जा, उससे इलेक्ट्रॉन का निकलना इस वस्तु पे भी निर्भर करता है। ठीक है, तो इस वस्तु, ये जो धातु है, इसका भी एक प्रॉपर्टी है, इसका भी गुण है। तो यहाँ पर धातु के, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान समझना, धातु का जो गुण है, ये जो धातु है इसका जो गुण है, गुण, इसका कौन कौन सा गुण होता है, तो जो बोल रहा हूँ अभी बस उसको याद रखना। धातु के कौन कौन से गुण हैं, ये जो प्रकाश संवेदी पदार्थ है जिससे ये टकरा के इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसके कौन कौन से गुण हैं। तो इसका सबसे पहला, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कार्यफलन। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं इसका क्या, लैम्डा नॉट, दहली तरंग दैर्ध्य। और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसका न्यू नॉट, दहली आवृत्ति। क्या यहाँ तक समझ आया क्या आपको? तो ये है पूरा अपने आप में प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो अब क्या है। देखो आप लोगों ने अभी ये देखा, ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश के आने से इलेक्ट्रॉन का निकलना। लेकिन इसको समझने से पहले हमको ये जो पदार्थ है जो हर प्रकाश के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता, इस पे एक स्पेसिफिक रेंज, मतलब एक हाई एनर्जी वाला प्रकाश आएगा तभी इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। इसको समझने के लिए हमको ये सब कार्यफलन, दहली तरंगदैर्ध्य और दहली आवृत्ति भी समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कार्यफलन बता रहा हूँ, कार्यफलन क्या है। तो कार्यफलन क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी पदार्थ को आवश्यक है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, मतलब हर पदार्थ का अपना एक न्यूनतम ऊर्जा पैरामीटर है कि भाई तुम मुझे अगर इतना ऊर्जा दोगे या इससे ज़्यादा दोगे तब मैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालूंगा। इतना समझ आया? अब देखो एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये जो है इसका जो कार्यफलन है वो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रकाश जो है
इसके पास जो ई है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और सेम चीज़ यहाँ पर एक ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर जो है ये भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, लेकिन यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है वो कितने का है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो यहाँ पर उत्सर्जन होगा क्या, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फाई है वो ज़्यादा है और ई क्या है, कम है। तो प्रकाश का उत्सर्जन मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। मतलब इसे क्या समझ आया कि सर मेरा जो फाई है इलेक्ट्रॉन ई को या तो उतना होना चाहिए उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो वह न्यूनतम ऊर्जा ही क्या कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा, निकलेगा। क्यों निकलेगा भाई, तो जाहिर सी बात है सर, यहाँ पर जो मेरा फाई है वो कम है और यहाँ पर आने वाली ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है। तो यही हमारा कार्यफलन है। क्या यहाँ तक समझ आया क्या आप लोग को। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कार्यफलन कम होना चाहिए और आने वाले प्रकाश की ऊर्जा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा ही नहीं। क्या यहाँ तक आपको क्लियर समझ आया क्या। चलो अब इसके आगे देखते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने 2 चीज़ और पढ़ा, देहली, अभी जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान रखना, देहली तरंग दैर्ध्य और एक है देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य, देहली आवृत्ति। तो जिस प्रकार कार्यफलन एक गुण है किसका, पदार्थ का, उसी प्रकार देहली तरंग दैर्ध्य, देहली आवृत्ति भी पदार्थ का गुण है। ये भी डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जो मैं बोल रहा हूँ अभी फिलहाल उतना समझना। देहली का मतलब होता है दहलीज, दहलीज को लांघना। तो दहलीज को इलेक्ट्रॉन तभी लांघेगा, दहलीज से तभी आगे बढ़ेगा जब एक स्पेसिफिक वैल्यू से ये ज़्यादा होगा या कम होगा। इतना समझ आया आपको। देखो अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान समझना, जो अभी बोल रहा हूँ बस उतना समझना, फिर मैं आपको अच्छे से बाद में और समझाऊंगा। अभी समझना, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो कम होना चाहिए लैम्डा नॉट से। अभी आप लोगों ने देखा था कि ऊर्जा तो सर ज़्यादा होना चाहिए बोले थे आप, ऊर्जा तो ज़्यादा होना चाहिए बोले थे, फिर ये कैसे हुआ। ठीक है, पहले अभी जो बोल रहा हूँ ध्यान समझना। ये क्या है, तो ये क्या है, ये जो ये देहली तरंग दैर्ध्य किसका गुण है, पदार्थ का गुण है। और लैम्डा, प्रकाश का मान लैम्डा नॉट से कम होना चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकलेगा। ठीक है, वैसे ये क्या है, ये भी पदार्थ का गुण है, पदार्थ का गुण है। जब प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा इससे, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकलेगा। फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ आप उतना समझिए, बस इतना ही समझिए अभी। तो पदार्थ के 3 गुण इस चैप्टर में पढ़ने हैं, कार्यफलन, देहली तरंग दैर्ध्य और देहली आवृत्ति। ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि मेरे भाई जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकालना है कि नहीं निकालना है। जैसे कार्यफलन डिसाइड करता है कि वो बताता है कि अरे भाई तू जो प्रकाश आ रहा है, मेरे जो प्रकाश, मुझे जो ऊर्जा चाहिए तू तो उससे क्या है, कम है, तो तू इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, तो उससे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। वैसे ही जो पदार्थ का तरंग दैर्ध्य है, पदार्थ का तरंग दैर्ध्य देहली तरंग दैर्ध्य है, वो प्रकाश को देख के बोलता है कि भाई तेरा जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, और मेरा तरंग दैर्ध्य क्या है, कम है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ये जो तरंग दैर्ध्य देहली वो ज़्यादा होना चाहिए। और आवृत्ति में उल्टा है, आवृत्ति प्रकाश का ज़्यादा होना चाहिए। मैं अच्छे से समझाऊंगा, बस अभी इतना समझो, ये तीनों प्रकाश के गुण हैं। इतना क्लियर हुआ क्या। तो पदार्थ के गुण तो आप लोग समझ गए। पदार्थ के गुण कौन कौन से हैं, फाई, लैम्डा नॉट और न्यू नॉट, यही पदार्थ के हैं गुण हैं तीनों। ठीक है, तो याद रखना, प्रकाश से, अभी बस जो बोल रहा हूँ याद रखना, प्रकाश से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए E जो है इट शुड बी ग्रेटर देन फाई, मतलब आने वाले प्रकाश का ऊर्जा कार्यफलन से ज़्यादा होना चाहिए, पहली बात, प्रकाश से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए। सेकंड, जो न्यू है प्रकाश का वो भी ज़्यादा होना चाहिए
किसके? दहली आवृत्ति से, लेकिन जो लैम्डा है वो कम होना चाहिए किससे? दहली आवृत्ति से। इतना समझ आया? अब मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ ध्यान समझिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए। और इन तीनों में आपस में संबंध क्या है? तो तीनों में संबंध क्या है देखो, जो हमारा फोटोन वाला फॉर्मूला था वही है, Sc/λ0 और h/νu0। ये संबंध है, ये संबंध है जो मैं बोल रहा हूँ, समझो। पदार्थ के 3 गुण हैं, फाई, λ0, ν0। इसमें फाई जो होता है वो Sc/λ0 है, h/νu0 है। अब देखो, अब आपको समझ आएगा। अगर फाई को अगर फाई को ज़्यादा होना है या फाई को कम होना है, क्या होना है? फाई को कम होना है। किससे कम होना पड़ेगा? ई से, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इतना समझते हो? फाई को कम होना पड़ेगा, ई को ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर फाई को कम होना है तो λ0 को क्या होना पड़ेगा? ज़्यादा। λ0 ज़्यादा होगा तो फाई कम होगा। इसीलिए अगर ई क्या है? ई ज़्यादा है तो उसका लैम्डा क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ई बराबर क्या होता है? Sc/λ। अगर यहाँ पर ई ज़्यादा है तो लैम्डा को क्या होना पड़ेगा? λ0 से कम होना पड़ेगा। धीरे धीरे समझ आएगा, बस इतना समझो और इतना करना है हमको, ठीक है।